जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 9 का विषय है अर्थशास्त्र अध्याय पहला पालनपुर गांव की कहानी। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि उत्पादन का संगठन क्या है, उत्पादन किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि उत्पादन के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। अब हम उनमें से पहला कारक जो हमने पढ़ा था भूमि, क्या था? भूमि। पहला कारक पढ़ा था भूमि स्थिर है, अर्थात भूमि हमेशा निश्चित होती है। क्या होती है? एक स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो पालनपुर में क्योंकि भूमि जो कृषि कार्य होता है, क्या होता है? कृषि कार्य का एक मुख्य संसाधन है। क्या है? मुख्य संसाधन है भूमि। कृषि कार्य के लिए भूमि एक आवश्यक कार्य है और काम करने वाले 75% ग्रामीण क्षेत्र में, किसमें? कृषि में ग्रामीण क्षेत्र में 75% लोग हैं जो इसी कार्य में लगे हुए हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों को हित खेतों के उत्पादन से, अब इसमें या तो फिर कृषि में किसान शामिल हो सकते हैं या फिर कृषक श्रमिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? श्रमिक को शामिल हो सकते हैं। दोनों ही कृषि की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई होती है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, और ये जो भूमि क्षेत्र कृषि के लिए स्थिर होता है। पालनपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य में बदल दिया गया। अब भूमि जो स्थिर है, क्यों है? क्योंकि कृषि भूमि में बदलाव नहीं है। क्या नहीं है? बदलाव नहीं है, नहीं होता है। कृषि भूमि में बदलाव नहीं होता है और वो हमेशा है। अब बदलाव कब होगा? जैसे बंजर भूमि है, क्या है? बंजर भूमि है। इस बंजर भूमि को क्या करना पड़ेगा? इस बंजर भूमि को हमेशा है जो बदलाव के लिए पहली शर्त है बंजर भूमि की कि इसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा। क्या करना? उपजाऊ बनाना पड़ेगा, तब ये है जो भूमि बदलाव होगा। क्या होगा? भूमि बदलाव होगा, अर्थात इसमें उर्वरक वगैरह डालकर इसको कृषि के योग्य बनाया जाएगा। कृषि भूमि को अब नापने की भी एक इकाई होती है। हेक्टर, ये इकाई है। क्या है? इकाई है माप की। इसकी माप की इकाई है, और ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। कई जगह पर ये बीघा में होता है, कई जगह ये गुठा में होता है। अब वो कह रहा है 1 हेक्टर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग क्षेत्रफल के बराबर होता है। 100 मीटर इंटू 100 मीटर बराबर 1 हेक्टर भूमि होती है। हेक्टर भूमि होती है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का भी कोई तरीका? अब वो कहता है जो स्थिर भूमि है, क्या है? स्थिर भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका उसी भूमि पर तो होता है, या तो दोहरी कृषि करो या फिर है जो मिश्रित खेती करो। इस तरीके से हम उसी भूमि पर अधिक पैदावार कर सकते हैं। जिस प्रकार
की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसे देखते हुए पालनपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालनपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में खरीफ की में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के लिए चारे में प्रयोग लाया जाता है। यानी फसल लेने के बाद बचा हुआ हिस्सा पशु आहार में प्रयोग लेते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारा के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद अक्टूबर और सितंबर के बीच आलू की खेती होती है और सर्दी यानी मौसम में गेहूं बोया जाता है। उत्पादित गेहूं में परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। किसानों भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है जिससे वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालनपुर में एक वर्ष में किसान 3 फसलें लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 फसल लेते हैं। खरीफ, रबी और गन्ने की। गन्ना साल में एक ही बार आता है। पालनपुर में क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है, पालनपुर में बिजली जल्दी ही आ गई, इसलिए उनका मुख्य प्रभाव पड़ा कि सिंचाई की पद्धति बदल गई। तब तक किसान कुओं के में रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई करते। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों में ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कृषि अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए और परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य लगभग 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत में सिंचाई होने लगी। यानी अब पूरे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो रखी थी। भारत के सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में सब जगह सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नदियों मैदानों में अतिरिक्त हमारे देश में तटीय मैदानों में भी अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण के पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल आबादी के 40% से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। यानी देश के 40% से कम क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था है और बाकी में वर्षा पर निर्भर है। तो इस तरह से हमारी सिंचाई व्यवस्था भी है जो सुदृढ़ नहीं है। आगे ये है कि कृषि में किसी भूमि में ज्यादा फसल पैदा करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसकी उर्वरक क्षमता घट जाती है। उसको वापस उर्वरक युक्त बनाने के लिए कई तरह के खनिज और लवणों का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके अंदर खाद और अन्य है जो प्राकृतिक उर्वरक डालने पड़ेंगे। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल लेने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें एक साल में, एक वर्ष में एक से अधिक फसल लेते हैं। क्या लेते हैं? फसल लेते हैं। पालनपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल लेते हैं और किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा करते हैं। इस तरह से किसानों के पास बहुविध विधि से अधिक है जो उपज होनी शुरू हो गई है।
कि एक ही जमीन के टुकड़े के उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसलें और दूसरा अधिक उपज के लिए खेतों में आधुनिक कृषि विज्ञान। यानी एक तो बहुविध से है जो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, क्या है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, और दूसरा है वो तरीका है, दूसरा तरीका जिसके अंदर उत्पादन बढ़ाने का तरीका है वो है उपज के लिए आधुनिक विज्ञान। क्या है, आधुनिक कृषि विज्ञान, इन द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यानी या तो बहुविध फसल प्रणाली द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है कृषि के अंदर, या फिर आधुनिक कृषि के अंदर है जो आपको आधुनिक सुविधाओं से कृषि भूमि में है जो बढ़ाया जा सकता है। उपज को कृषि के भूमि के टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 60 के दशक के मध्य खेती के पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। बीजों के कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करता। ये सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध था, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। यानी किसान देसी बीज, देसी खाद और कम सिंचाई की जरूरत पड़ती थी, और इससे उनकी फसल होती थी, और ये उनके पास उपलब्ध थे। क्या थे, उपलब्ध थे, उनके पास ही थे। फिर दूसरा तरीका आया 60 के दशक के बाद हरित क्रांति आई। क्या आई, 1960 के बाद हरित क्रांति आई। क्या आई, हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति की वजह से है जो संकर बीजों की उत्पत्ति हुई। क्या हुई, संकर बीज, उन्नत खाद या रासायनिक खाद और सिंचाई की व्यवस्था। क्या, सिंचाई की व्यवस्था में बदलाव हुआ और अधिक फसल पैदा होने लगी। भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज, जिसको हम HIV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HIV बीजों में एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होता था। परिणाम स्वरूप उनकी है जो जमीन के उसी टुकड़े पर अब पहले से अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। अतः कृषि उपज प्रजातियों वाले बीजों की अधिक उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी, और अधिक उपज केवल अति उपज प्रजाति वाली बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों पर पहले प्रयोग किए। इन किसानों ने में खेती ने सिंचाई के लिए नलकूप और HIV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसमें जुताई और कटाई के काम में तेजी आई। इससे गेहूं की ज्यादा उत्पादन हुआ। तो इस तरह से किसानों ने आधुनिक फसल के तौर तरीके अपनाए। अब कल हम इसके आगे वाला क्या भूमि का माप या इस तरह की व्यवस्था जो उर्वरक वाली है, ये भूमि के लिए उपयुक्त होगी या नहीं होगी, ये कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। एक में बना